मिस्टर नानक ने जब प्राची से पूछा कि क्या हुआ, गेट के पास क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं, वो मैं बिल की पर्ची यहीं भूल गई थी। और इतना कहकर प्राची टेबल पर से पर्ची उठाकर चली गई। पर उसे मिस्टर नानक की बातों पर पूरा भरोसा हो गया था कि राणा दास ही है जो ये सब कर रहा है, राणा दास ही है जो ये सारा खेल रच रहा है। उसके पास किसी को कुछ कहने के लिए नहीं था। पर अब जब 2 दिन बाद अदालत में विक्रम पाटीदार के केस की पहली सुनवाई थी, तो प्राची भी अपने सारे साथियों के साथ एडवोकेट से सारी प्लानिंग करके अदालत में विक्रम पाटीदार का केस लड़ने आई। एडवोकेट सौरभ राउटर और विक्रम के एडवोकेट सुरेश कुमार बराबर से लड़ रहे थे, लेकिन प्राची विक्रम की शक्ल देखकर हैरान थी। उसे विक्रम पाटीदार का चेहरा देखकर कुछ अजीब लग रहा था। विक्रम पाटीदार को कॉलेज में हर दिन देखा था, वो विक्रम पाटीदार के चेहरे पर खुशी थी, वो मुस्कुराता रहता था, उसके अंदर जीने की उम्मीद दिखती थी। पर ये विक्रम पाटीदार जो कि सामने खड़ा हुआ था, उस विक्रम की शक्ल तो मानो ऐसी लगती है जैसे पता नहीं कितने दिनों से उसने खाना पीना ही नहीं खाया हो। उसके बदन पर हल्के हल्के कुछ निशान भी दिख रहे थे और उसकी आंखों में से तो दर्द झलक रहा था, जैसे उसके अंदर जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई हो। प्राची ने जब ज्यादा ध्यान दिया तो प्राची की नजर विक्रम पाटीदार के हाथों पर पड़ी। विक्रम पाटीदार के बाएं हाथ की एक उंगली नहीं थी। प्राची ने अपना दिमाग दौड़ाया कि जिस विक्रम पाटीदार को वो कॉलेज में देखती थी, उसकी तो 5 उंगलियां थी। तो क्या है, ये नकली विक्रम पाटीदार है? ये देखकर प्राची के दिमाग में तूफान की लहर उठने लगी। उसके पास ना तो किसी सवाल का जवाब था, ना कुछ। उस दिन तो काफी सुनवाई के बाद केस को अगली सुनवाई पर डाल दिया। 8 दिन बाद की तारीख देखकर प्राची को अब 8 दिन और मिल गए थे सबूत इकट्ठा करने के लिए। प्राची ने ये सोचकर सबको फोन लगाकर बारी बारी से अपने घर बुलाया और सबको इकट्ठा किया। उसने उनके सामने फाइल खोलकर एक पन्ना सबकी ओर बढ़ाकर कहा, ध्यान से देखो इन सारे पन्नों को। इन सारी चीजों में आपको कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे आपको कुछ समझ आएगा। सबने उस पन्ने को ध्यान से देखा। किसी को इन दोनों पन्नों पर बनी इन दोनों की तस्वीरों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दिया। पर किसी ने कुछ नहीं कहा तो प्राची बोली, आपने शायद इन दोनों तस्वीरों को उस नजरिए से नहीं देखा जिस नजरिए से आपको देखना चाहिए था। ऊपर बनी तस्वीर में इंसान खिलखिला रहा है, उसकी आंखों में चमक है, उसके अंदर जीने की उम्मीद है और होठों पर मुस्कुराहट है। नीचे वाली तस्वीर में इंसान की आंखें लाल और उदास है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है और उसने जीने की उम्मीद भी छोड़ रखी हो। और सबसे अहम बात, ऊपर वाली तस्वीर में जिस इंसान के बाएं हाथ की उंगली है, लेकिन नीचे वाली तस्वीर के इंसान में बाएं हाथ की उंगली नहीं है। इसका मतलब आप लोग को समझे? प्राची की बात सुनकर मिस सलोनी झट से उठकर बोली, ऊपर वाली तस्वीर में तो वो विक्रम है जो हमारे स्कूल में आता है और नीचे में वो विक्रम पाटीदार है जिसको हमने कल अदालत में देखा था। बिल्कुल सही, प्राची ने मिस सलोनी की ओर मुस्कुरा कर कहा। इतने में मधु भी उठकर बोली, इसका मतलब दो विक्रम पाटीदार है। ये तो कहना मुश्किल है। यही तो हमें पता लगाना है कि ये दो विक्रम पाटीदार का आखिर चक्कर क्या है। प्राची ने सबके हाथों से उन तस्वीरों को वापस लेकर फाइल में रखते हुए कहा, एक बात तो साफ है कि इन सब के पीछे जो भी है वो बहुत चालाक और होशियार इंसान है। निखिल ने कुछ सोच कर कहा, हाँ निखिल, अगर वो चालाक नहीं होता तो इतने आराम से, इतनी आसानी से इतना बड़ा खेल नहीं रचता। तो अब हम क्या करेंगे? मिस सलोनी बोली, अब हमारे पास जो 8 दिन हैं, उनमें ही विक्रम पाटीदार की असलियत जानने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्राची ने मिस सलोनी के बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ एक बात और, आयशा ने कुछ कन्फेस किया है। निखिल फोन की रिकॉर्डिंग खोलकर बोला। रिकॉर्डिंग में आयशा के कहे गए शब्द साफ साफ सुनाई दे रहे थे। निखिल, मैंने ही शीला को मरवाया। हाँ, मैंने ही शीला को मरवाया। मैं जानती हूँ शीला को किसने मारा है, मैं जानती हूँ उसका कातिल कौन है, उसका कातिल। निखिल ने इतना ही सुनाने के बाद वीडियो पॉज करते हुए सबकी ओर देखकर कहा, आयशा ने सिर्फ इतना ही कन्फेस किया है। उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी। वो कातिल का नाम बोलने वाली थी पर बेचारी ज्यादा पीने के कारण बेहोश हो गई। रिकॉर्डिंग सुनकर मधु ने कहा, पर एक बात तो साफ है। क्या? आयशा जानती है कि कातिल कौन है, इसीलिए हमें अब आयशा का पीछा करना होगा। मधु बोली। निखिल, तुम आयशा का पीछा करोगे? और मधु, राघव ने कुछ बताया?
प्राची मधु की ओर देखकर बोली, नहीं यार, राघव ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि वो शीला को बहुत प्यार करता था। वो शीला को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। झूठ बोल रहा है। जो भी हो प्राची, हमारे पास सबूत तो नहीं है ना, हमें उसकी बात पर यकीन तो करना ही होगा। पर एक बात है जो मुझे बहुत अजीब लग रही है। राघव ने बताया था कि वो पिछले 1 महीने से मुंबई में था जब शीला की मौत हुई थी। तो क्या सच में राघव मुंबई में था? हाँ, वो सही कह रहा है। उसने मुझे ही लीव एप्लीकेशन दी थी, मिस सलोनी बोली। ओके। काफी टाइम बाद जब मीटिंग हुई तो सब अपने अपने घर निकल गए। प्राची ने भी काफी कसकर तैयारी कर ली थी अब इस केस को जीतने की। उसे जीतने की सबूत मिले थे, उन सबको इकट्ठा करके एक फाइल में जोड़ कर रख लिया था। अब वो समझ गई थी कि या तो विक्रम है या राणा, इनमें से किसी ने शीला को मारा है। ये सोचकर प्राची ने केस की अगली सुनवाई तक काफी सबूत इकट्ठा करके अपने एडवोकेट सौरभ राउटर को दे दिए। अगली सुनवाई पर जब अदालत ने सब इकट्ठा हुए तो प्राची के एडवोकेट सौरभ राउटर ने जज को सारे सबूत दिखाए। जज ने सबूत पर अभी कोई फैसला लेना जरूरी नहीं समझा, पर प्राची और बाकी ये सब देखकर हैरान थे कि विक्रम पाटीदार का एडवोकेट किसी भी तैयारी के साथ नहीं आया है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वो विक्रम पाटीदार को जिताना ही नहीं चाहता है। वो भी चाहता है कि विक्रम पाटीदार हार कर जेल चला जाए। विक्रम पाटीदार के एडवोकेट द्वारा कोई भी सबूत न लाने पर अदालत उस दिन भी खारिज कर दी गई और फिर 6 दिन बाद के लिए फाइनल डिसीजन के लिए बोला गया। अदालत से लौटते वक्त विक्रम पाटीदार की तरफ प्राची ने एक दया भरी नजर से देख। विक्रम पाटीदार के वो पास गई तो उसे देखा कि विक्रम तो ऐसे प्राची को जानता ही ना हो। प्राची ने पुलिस से विक्रम पाटीदार से 2 मिनट बात करने की रिक्वेस्ट की। पुलिस ने विक्रम से बात करने के लिए प्राची को टाइम दे दिया। प्राची विक्रम पाटीदार की तरफ दया भरी निगाहों से देखकर बोली, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये सब मत कीजिए। अगर आपने शीला को नहीं मारा होता तो आज आप यहाँ जेल में नहीं होते। सच में। प्राची की बात सुनकर विक्रम पाटीदार ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, पर पता नहीं किन ख्यालों में खोकर अपना मुंह वापस बंद कर लिया और बस हवा में अपना सर हिला दिया। प्राची ने उसका ऐसा रिएक्शन देखकर थोड़ा सा अजीब स्वर में बोला, आप तो कुछ बोलने वाले थे। पहले तो आप बहुत उड़ रहे थे कि नहीं आप ही जीतोगे, अब क्या हुआ? ना चाहते हुए भी विक्रम पाटीदार ने प्राची की बात सुनकर हिम्मत करके बस इतना बोला, बेटा हमेशा जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है और जैसा होता है वो दिखता नहीं है। वो इतना कहकर खुद पुलिस के साथ चले गए, पर प्राची के दिमाग में विक्रम पाटीदार के कहे शब्द मानो जैसे बहुत असर कर गए हों। जैसे इन शब्दों में छिपी बात से विक्रम प्राची को ये कहना चाह रहा हो कि प्राची जो तुम समझ रही हो वो सही नहीं है और जो तुम समझ नहीं पा रही हो वो सही है। प्राची वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही तो मधु उसकी ओर आकर बोल ली, चलना नहीं है क्या? हाँ चलो। प्राची ने सामने पुलिस के साथ जाते विक्रम पाटीदार को देखकर बोला और मधु के साथ रूम पर चली गई। इस केस की चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगी थी। अब प्राची ने इतनी हिम्मत तो आने लगी थी कि शायद वो ये केस जीत जाए। नतीजा कुछ भी हो वो लड़ेगी जरूर। लेकिन प्राची को ये बात काफी परेशान कर रही थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी विक्रम पाटीदार का माजरा क्या है। अगले दिन शोरूम जाकर आरव से बातों ही बातों में सच उगलवाने के लिए और राणा दास की जानकारी निकालने के लिए उसने आरव को बातों में उलझाकर कहा, आरव 4 दिन बाद इस केस का फाइनल डिसीजन होना है और अगर मैं ये केस हार गई तो मैं सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा करियर, मेरे सपने, मेरी उम्मीद, मेरा फ्यूचर सब दांव पे लगा है। अगर मैं हार गई तो एमडी मुझे कॉलेज से निकाल देगा। हाँ प्राची, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे बताओ, पर तुम बीच में राणा अंकल को क्यों ला रही हो? ये मुझे जरा भी मंजूर नहीं है। आरव की बात सुनकर प्राची चैन की सांस लेते हुए अपने बाएं पैर पर अपना दायां पैर रखकर बोली, एक बात बताऊं, कल मैंने नानक अंकल को राणा दास से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि अगर राणा ने इस बार कोई बदतमीजी की तो वो उनकी सच्चाई सबको बता देंगे। ये सुनकर आरव चौंक कर बोला, क्या सच बोल रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।